नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास शुक्ला और आज की जो हमारी क्लास है वो है न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड कि भाई हम जो पोषणिक आहार लेते हैं उसकी क्या वैल्यू होती है। पूर्व क्लास में हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है ना। उन टॉपिक के बारे में ही हम आज जो है वो यहाँ पर पढ़ेंगे। जो रिसोर्सेज हमने देख रखे थे ना, उन रिसोर्सेज के अंदर क्या क्या पोषणिक मान्यता होती है और कितना हमको लेना चाहिए, क्या क्या डाइट हमें किस तरीके से लेनी चाहिए, किस प्रकार के व्यक्ति को क्या डाइट प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की डिमांड अलग होती है, हर व्यक्ति की आवश्यकता अलग होती है। तो उस हिसाब से हम आज का ये जो टॉपिक जो है वो कवर करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक सूचना दे देता हूं दोस्तों, हमारा जो चैनल है ना, चिकित्सा गाइड नर्सिंग एकेडमी, इस चैनल पर आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ एएनएम के वीडियो जो हैं वो मिलेंगे। यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं एएनएम के सिलेबस से, लेकिन धीरे धीरे जीएनएम बीएससी नर्सिंग के जो सिलेबस के वीडियो हैं वो भी कवर अप करेंगे। साथ में उन टॉपिक के साथ साथ जो उसमें क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में या उनके मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो जो नई नई वैकेंसीज आती है ना, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर की हो, चाहे वो एएनएम की हो, है ना, या नॉर्सेट के एग्जामिनेशंस की हो, या फिर जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं, आरएनसी के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो जीएनएम एएनएम बीएससी नर्सिंग, उनके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा जो सेक्टर है ये मल्टी डायमेंशनल सेक्टर रहेगा नर्सिंग की फील्ड में। और यहाँ पर लगभग सभी प्रकार के जो कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे राजस्थान की अगर हम बात करें या सेंट्रल की बात करें, उन क्वेश्चंस के बारे में या फिर चाहे एएनएम हो, उनके सभी प्रकार के जो कॉम्पिटिशन्स में जो एग्ज़ाम के पर पूछे जाने वाले जो कोर्स मटेरियल के क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम हमारे चैनल के माध्यम से सॉल्व करके आपको देंगे। 50-50 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ भी हमारे पास आने वाली है, अभी उस पर काम चल रहा है। तो उससे पहले हम हमारा जो टॉपिक है, बेसिक जो वैल्यू है, टॉपिक सिलेबस, उसको कवर अप करेंगे और धीरे धीरे आपके पास उन कॉम्पिटिशन्स के लिए जो है वो क्वेश्चन मटेरियल भी आपके पास तैयार हो जाएगा। मतलब आपको ऑल इन सोल इस चैनल के अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सारे वीडियोस घर बैठे जो हैं वो देखने को मिलेंगे। कंपटीशन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस में हमें किस तरीके से क्या क्या दिमाग लगाकर उसको सिलेक्ट करना है, सारी मतलब आपकी मेंटल एबिलिटी के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो हमारा जो चैनल है वो आप लोगों को सभी प्रकार से नर्सिंग से रिलेटेड जुड़े हुए जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड, मतलब पोषणिक आहार जो है उसको हम किस तरीके से लें, है ना। तो हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शंस की ओर कि भाई प्रत्येक आहार में अलग अलग पोषक तत्व अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। आपने देखा कि हमने प्रोटीन पढ़ा, हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, हमने फैट, विटामिन, मिनरल पढ़े, है ना। सबकी पोषणिक मान्यता हमारे शरीर के हिसाब से अलग अलग होती है और इसी के आधार पर इन न्यूट्रिएंट्स को माइक्रो और मैक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स में जो है वो बांटा गया है। तो ये पोषक तत्व क्या होते हैं, अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। तो भाई संतुलित आहार, है ना, ये टॉपिक भी हमारे पास जो है वो आने वाला है कि संतुलित आहार जो है वो क्या होता है। तो संतुलित आहार, है ना, ऐसा आहार जिसमें सारे जो तत्व हैं वो समान मात्रा में हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। अब समान मात्रा में इट मीन्स हमने देखा था सब न्यूट्रिएंट्स में कि आईसीएमआर जो है उसने सभी न्यूट्रिएंट्स की जो डेली रिक्वायरमेंट है उन्होंने जो है रिकमेंडेड हमको किया हुआ है। जैसे प्रोटीन के बारे में हम बात करते हैं, विटामिन्स के बारे में हम बात करते हैं, सबकी अपनी अपनी एक न्यूट्रिटिव वैल्यू है। तो संतुलित आहार में व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार जो है वो न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो उस व्यक्ति को देनी पड़ती है। तो भाई संतुलित आहार की योजना बनाते समय हमें क्या करना, आहार के पौष्टिक मान को बढ़ाने के लिए, भाई यहाँ पर ये जो टॉपिक है वो टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पौष्टिक मान खाना हम जो खाते हैं, है ना, हम डिफरेंट सोर्सेस से, जब हमें भूख लगती है हम कुछ भी खा लें, पेट हमारा भर जाएगा। हम 5 रुपये का पार्ले जी का बिस्किट खा लें या 5 रुपये का कोई चिप्स का पैकेट खा लें, हमारा पेट जो है वो भर जाएगा। चाय पी लेंगे 1 गिलास तो भी हमारा पेट भर जाएगा, है ना, हमको भूख नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जब हमें भूख लगती है, 2 टाइम का हम जो खाना खाते हैं, तो उसमें उसका जो पौष्टिक मान है वो प्रॉपर होना चाहिए। इट मीन्स ये जो पोषक तत्व हैं ये अलग अलग मात्रा में जो है वो हमारी बॉडी की आवश्यकताओं के अनुसार वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि भाई हमारे
सोसाइटी में, हमारे कम्युनिटी में, हमारे राज्य में, देश में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। उनका वर्क एरिया, उनके कार्य का जो तरीका है वो अलग है। कोई ज़्यादा मेहनत करता है, कोई कम मेहनत करता है, कुछ लोग बिल्कुल सीट पर बैठे हुए रहते हैं, कुल बिल्कुल काम नहीं करते हैं। तो भाई ऊपर से लेकर नीचे तक इन चारों कैटेगरीज में हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार का पोषण चाहिए, और अलग अलग तरीके के पोषण में उनको अलग अलग पौष्टिक मान चाहिए। अब जैसे कोई जिम जाने वाला है या खेतों में ज़्यादा मजदूरी करने वाला किसान है, उसकी एनर्जी भी ज़्यादा जा रही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी लग रही है ना, उसकी मसल्स जो है कैपेसिटी। अब जैसे जिम जा रहे हैं, मसल्स बनानी है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पर उसके पौष्टिक मान में हम प्रोटीन की मात्रा को जो है वो बढ़ा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पोषक तत्व हैं वो हम अलग अलग मात्रा में अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द बॉडी की जो डिमांड है उसके अनुसार हम यहाँ पर देते हैं। साथ में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता भी हमें देखनी है कि भाई हम अगर किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, अब जैसे मैं एग्जांपल दूं कि कोई गरीब परिवार का पेशेंट हमारे पास में आता है ना, उसके बच्चे को प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है और उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट चाहिए, तो अगर हम उन्हें डाइट प्रेफर कर रहे हैं, उसमें अगर हम ये कह दें कि आप काजू बादाम खाओ, भाई साहब 2 टाइम की रोटी उनके पास अवेलेबल करवाने का जुगाड़ नहीं है, और आप उस समय उनको काजू बादाम के लिए प्रेफर करोगे तो वो जो है वो डाइट को प्रेफर नहीं कर सकते। तो हमने जो रिसोर्सेज देखे थे ना, जैसे प्रोटीन के रिसोर्सेज देखे थे, उसमें फर्स्ट लाइन चॉइस जो इजीली अवेलेबल हो जाता है ना, कार्बोहाइड्रेट जो इजीली अवेलेबल हो जाए वो हमें खाद्य पदार्थों की उपलब्धता उनको अवेलेबल करवानी है। साथ में उनके रासायनिक संगठक का भी हमें ध्यान रखना है, और प्रमुख कार्य तथा उन्हें कैसे संयोजित किया जाता है इसके बारे में भी हमको ध्यान रखना है। तो यह जानना आवश्यक है कि सामान्य एवं प्रचलित भोज्य पदार्थों के पोषणिक मान क्या क्या हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से हम ये खाना जो है वो प्रीफर करते हैं लोगों को, पेशेंट्स को, है ना, उसकी पोषणिक मान से जुड़ा हुआ ही आज का हमारा ये टॉपिक है। आपके एग्जामिनेशंस में भी इस टॉपिक से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं वो पूछते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमारी जो कैटेगरी है वो है सीरियल एंड मिलेट्स, जिसको हम कहते हैं अनाज एवं बाजरा। तो आपको पता होगा अनाज एवं बाजरा मुख्य रूप से किसके स्रोत हैं? एनर्जी के स्रोत है ना। ये पॉइंट सारी चीज़ें नोट करने लायक हैं कि ये क्वेश्चंस आते हैं। और अनाज जो है वो कुल ऊर्जा का हमें कितनी प्रतिशत ऊर्जा देता है? 70 to 80। कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में अगर आपको याद होगा तो हमने ये पढ़ रखा है। और इसके प्रति 100 ग्राम से लगभग 350 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये देखिए, ये नोट करने लायक क्वेश्चन है कि अनाज के प्रति 100 ग्राम से हमें कितनी किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो आंसर है 350 किलो कैलोरी हमको एनर्जी। अगर हम 100 ग्राम गेहूं की रोटी जो है वो रोटी बनाकर हम आटे की रोटी जो है वो हम खा रहे हैं ना, तो हमें 350 किलो कैलोरी एनर्जी उससे मिलेगी। क्यों? क्योंकि अनाज में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट किसका सोर्स है? एनर्जी का सोर्स है ना। और इनसे प्राप्त प्रोटीन की पोषणिक गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। भाई अनाजों में इतना ज़्यादा प्रोटीन जो है वो हमें नहीं मिलता है। ठीक है, परंतु अनाज दालों के साथ खाने से हमें क्या होता है? संतुलित आहार जो है वो प्राप्त होता है, क्योंकि दालों में होती है प्रोटीन, है ना, और अनाज में होता है कार्बोहाइड्रेट। और ये दोनों जो तत्व हैं वो हमारे शरीर के बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए हम लोग हमारी थाली में दाल रोटी क्यों खाते हैं? वो इसलिए खाते हैं कि एक रिसोर्सेज हमें कार्बोहाइड्रेट को पूरा कर रहा है और दूसरा जो है वो प्रोटीन को पूरा कर रहा है। तो अनाजों का यहाँ पर विवरण दे रखा है, जिसमें सबसे पहले जो कंपोनेंट हमारे पास में है वो है गेहूं, है ना, व्हीट। तो गेहूं संसार के बहुत से भागों में लोगों का मुख्य भोजन है ना। इसकी अलग अलग वैरायटी जो है हम यूज़ करते हैं। हम जो जहाँ पर गेहूं इजीली अवेलेबल हो जाता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, वहाँ पर तो गेहूं की हम रोटियां बनाते हैं, है ना। गेहूं को पिसा कर आटे से हम रोटियां बनाते हैं। जहाँ पर गेहूं नहीं उगता है, जैसे बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कुछ समय के लिए 2 महीने 3 महीने के लिए बिल्कुल बर्फ़ रहती है, वो लोग क्या करते हैं भाई, पाव वगैरह जो हैं, आपको पता होगा कि भाई रूसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस समय लोगों ने वहाँ पर पाव के लिए, मतलब जो सेकी हुई जो पाव होती है उसके लिए जो है उन्होंने बहुत सारी क्रांति जो है वो की थी। तो वो लोग क्या करते हैं, इस तरीके से पाव बनाकर सेव करके रखते हैं ताकि वहाँ गेहूं नहीं उग रहा है। और वो यूरोपियन कंट्रीज़ में ये सारी जो सप्लीमेंट्स हैं वो हमारे इंडिया से, अमेरिका से, जो गेहूं के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं वहाँ से जाते हैं। तो इसमें 68 to 70% जो है वो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और 9 to 16% इसमें प्रोटीन होता है। अब ये प्रोटीन का कौन सा स्रोत गेहूं में होता है? तो प्रोटीन में ग्लूटामिक एसिड। अगर कभी
आपने गेहूं का कंपोनेंट देखा होगा, बहुत सारे मार्केट में आटे मिलते हैं ना, तो उसमें ग्लूटीन युक्त गेहूं है ना, कि गेहूं में क्या है, ग्लूटीन, ये एक प्रोटीन का मात्रा है, ठीक, लेकिन ट्रिप्टोफेन की इसमें मात्रा जो है वो कम होती है। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटीन की मात्रा गेहूं में ज़्यादा होती है, लेकिन ट्रिप्टोफेन की जो मात्रा है वह कम होती है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि भाई प्रोटीन में कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, सॉरी गेहूं में कौन सा प्रोटीन जो है वो पाया जाता है, तो हम लिख सकते हैं ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटीन, ठीक है। तो भारत में गेहूं जो है, गेहूं का उपयोग जो है वो चौकोर सहित या चौकोर रहित दोनों तरीके से किया जाता है, ठीक है। गेहूं के जो दूसरे रूपांतरण हमारे इंडिया में जो अवेलेबल है वो है मैदा और सूजी, है ना। तो मैदा और सूजी भी एक तरीके के कार्बोहाइड्रेट के रिसोर्सेज में ही आते हैं। चौकोर सहित आटा जो होता है वो परिष्कृत आटा और मैदा से अधिक पोषक तत्वों में पाया जाता है, और अंकुरित गेहूं भी अधिक पोषक एवं लाभदायक होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अंकुरित गेहूं वगैरह भी जो है वो खाते हैं। अब गेहूं के चोकर में क्या होता है, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तांबा और जिंक, ये खनिज जो हैं वो भी पाए जाते हैं, साथ में सेल्यूलोज भी पाए जाते हैं। तो हमने लास्ट क्लासेस में मिनरल्स के बारे में भी पढ़ रखा था, जैसे कैल्शियम हड्डियों के लिए, आयरन जो है वो किसके काम के लिए था, ब्लड हीमोग्लोबिन के लिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे ये जो हमारे मिनरल्स हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। तो हमारी बॉडी की जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो भी गेहूं से पूरी हो जाती है। साथ में सेल्यूलोज भी है, भाई सेल्यूलोज वैसे उसका पाचन हम लोग नहीं कर पाते हैं, है ना, लेकिन फिर भी सेल्यूलोज जो है वो हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है, ठीक है। सेकंड जो हमारा कंपोनेंट है गेहूं के बाद वो है राइस। अब देखिए नॉर्थ इंडियन जो होते हैं वो तो स्पेशली गेहूं प्रीफर करते हैं, लेकिन अगर हम साउथ इंडिया में जाएं वहाँ पर गेहूं की रोटियां हमें मिलना बहुत मुश्किल होता है ना। या फिर वेस्ट की तरफ जाए, या ईस्टर्न वेस्ट बंगाल हो गया, ईस्टर्न पार्ट में जाए, नॉर्थ ईस्ट में जाए, तो वहाँ पर हमें चावल जो है वो चावल, मछली, ये इनके प्रमुख आहार में शामिल होता है। तो संसार की आधे से अधिक जनसंख्या चावल खाने में उपयोग करती है। भाई चावल को मेनली स्टेपल डाइट उन्होंने माना गया है। तो चावल में 6 to 9% प्रोटीन जो है वो पाया जाता है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 78% तक होती है। तो चावल की प्रोटीन में अन्य अनाज को प्रोटीन की अपेक्षा क्या क्या होता है, लाइसिन अधिक होता है। गेहूं में ग्लूटामिक एसिड होता है, इसमें लाइसिन जो है वो होता है, जिससे चावल की प्रोटीन को अच्छी गुणवत्ता वाला समझा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई चावल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ना, लाइसिन, ठीक है। और ये थायमिन B1 का भी अच्छा स्रोत, विटामिन B1 जो है उसका भी जो है वो अच्छा स्रोत है, किंतु यह विटामिन A, D, C से विहीन होता है, ये भी बात ध्यान रखने की है। तो चावल को अधिक पानी में धोने और पकाने में जल में घुलनशील विटामिन एवं खनिज निकल जाते हैं। तो ज़्यादा पानी हमें यूज़ नहीं करना है चावल के लिए, 1 या 2 पानी से वॉश कर लिया, या फिर हमने उसके कुकर में उसकी सीटियाँ ले ली, चावल पक गए। अब अगर हम उसको बॉईल करते हैं तो उसमें क्या होता है, विटामिन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। भोजन पकाने की जो विधियां हैं उसमें भी हम बताएंगे, ठीक है, कि जो हम सब्जियां वगैरह बनाते हैं उसको हाई फ्लेम पर नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है जो विटामिन्स होते हैं वो जल जाते हैं। अब जब विटामिन जल जाएंगे, विटामिन्स हमने अभी टॉपिक में पढ़ा था कि हमारे बॉडी के लिए एज अ प्रोटेक्टिव फूड के रूप में काम करते हैं। तो अगर हम इस तरीके से अगर भोजन को जो पकाने की विधियां हैं अगर उसको हम ध्यान में नहीं रखते हैं तो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट जो सॉफ्ट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी। उसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है मक्का, जिसको हम कहते हैं मेज़। तो भारत के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में मक्का या भुट्टा से निर्मित आहार का प्रचलन है। स्पेशली जो ठंड में तो हम मक्के की रोटी जो है वो खाना पसंद करते हैं, है ना, और अच्छा भी है, पौष्टिक भी है। तो मक्का में प्रोटीन, ऊर्जा और कैरोटीन नामक प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। 100 ग्राम मक्का से 342 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। देखिए एक क्वेश्चन वापस से यहाँ पर आ गया कि 100 ग्राम अगर हमारे पास कॉर्न या मेज है तो हमें 342 किलो कैलोरी एनर्जी उससे मिलती है। और मक्का में जो है एसेंशियल एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन की कमी होती है, गेहूं में कम होती है ना, ग्लूटामिक एसिड ज़्यादा पाया जाता है, यहाँ पर तो ट्रिप्टोफैन की कमी होती है जो नाइसिन या निकोटिनिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। अतः लगातार अगर हम मक्का खाते हैं तो हमारे शरीर में नाइसिन की कमी हो जाती है और नाइसिन की कमी से
हमें पेलेग्रा नामक बीमारी जो है वो होती है। प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग जो हमारी सब्जेक्ट है उसमें ये डिजीज फैक्टर में पेलेग्रा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पेलेग्रा हमें ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पेलेग्रा जो है वो किसकी कमी से होता है, नाइसिन की कमी से। नाइसिन किस तत्वों में जो है वो कम रहता है, क्या लगातार खाने से नाइसिन की कमी होती है, तो मक्का, है ना। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स में बनते हैं। तो आप जितना ज़्यादा डीप स्टडी करेंगे टॉपिक के बारे में, हर लाइन में 5 से 10 क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो उसी के लिए ये जो सिलेबस है हम यहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं कि भाई कम से कम कोर्स मटेरियल के बारे में अगर हमें जानकारी होगी, सीधा अगर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना तो होता क्या है कि सिर्फ क्वेश्चन ओरिएंटेड रहते हैं, कोर्स ओरिएंटेड नहीं रहते। लेकिन अगर हम कोर्स को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन भी और डीपली पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कहाँ से पैदा हो रहे हैं, किस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं, वो हमें आसानी से समझ में भी आएगी और उन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, आसानी से अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा मोटा अनाज, जिसको हम कहते हैं मिलेट्स, है ना। तो मोटे अनाज की बाहरी परत को हटाए बिना ही उन्हें पीसकर खाया जाने वाला अनाज होता है। इनसे हमें क्या मिलता है, बाजरा, ज्वार एवं रागी जो है वो शामिल होते हैं। अब देखिए, ज्वार को हम काफिर कॉर्न भी कहते हैं या मिलो के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन अगेन देखिए, 5 क्वेश्चन बनाकर मैंने आपको यहाँ पर बता दिए कि भाई काफिर कॉर्न या मिलो किसे कहते हैं, या फिर ज्वार का दूसरा नाम क्या है, मिलो भी आ सकता है, काफिर कॉर्न भी आ सकता है। तो प्रति 100 ग्राम ज्वार में 72% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और 9 to 14% जो है वो प्रोटीन इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें पिछले वाले में लाइसिन की कमी नहीं थी, इसमें लाइसिन, थ्रियोनिन दोनों हमारे एमिनो एसिड्स की कमी होती है। और मिलेट्स कहाँ मिलते हैं, जो ड्राई एरियाज होते हैं ना, जहाँ पर पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है वहाँ पर ये ज़्यादा उगते हैं। तो भारत में ऐसे ड्राई एरियाज कहाँ कहाँ हैं, राजस्थान, है ना, थार का मरुस्थल, उसके बाद गुजरात, कच्छ, भुज जहाँ पर रण है, जहाँ पर रेगिस्तान है, महाराष्ट्र जैसे विदर्भ वाला एरिया जहाँ पर बहुत सूखा रहता है ना, या उससे नीचे की तरफ चला जाए जो गोवा बॉर्डर के पास में जहाँ पर पानी की कमी होती है, तो वहाँ पर बाजरा जो है वो मुख्य आहार होता है। अब इसमें 10 से 14% प्रोटीन पाया जाता है और 100 ग्राम बाजरे से, ध्यान में रखने लायक बात है, 361 किलो कैलोरी एनर्जी हमको मिलती है। अब बाजरे के अलावा नेक्स्ट हमारा जो मिलेट्स है वो है रागी, है ना, दानेदार होता है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय आहार होता है। यह कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। भैया आ सकता है कि निम्न में से कौन सा मोटा अनाज कैल्शियम जो है उसमें भरपूर पाया जाता है, तो आपको ऑप्शन दे दिया, ज्वार, बाजरा, रागी या मक्का दे दिया। ठीक है, तो भाई कैल्शियम के लिए सबसे बेस्ट जो रिसोर्सेज है मिलेट्स के अंदर मोटे अनाज में वो है रागी। और 100 ग्राम जो रागी है उससे 328 किलो कैलोरी हमको एनर्जी मिलती है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये पोषणिक जो मान है कि 100 ग्राम से हमें क्या मिलता है, इससे हम हमारी जो डाइट प्लानिंग है, मेन्यू प्लानिंग जो है वो करते हैं। अगर आप लोग भी चाहो तो आप आसानी से घर बैठे अपना रिक्वायरमेंट कि भाई हमारा जो BMI निकाल लो, उसके हिसाब से हमें कितनी किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। जैसे सपोज मान लो कि हमें 2000 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, हम मेन्यू प्लानिंग का एक अलग से टॉपिक लेकर आएंगे जिसमें हम हमारी खुद की डाइट को प्लान कर सकें। वैसा हम प्लान करेंगे कि जो हम नॉर्मल सामान्य तरीके से खाना खाते हैं उन सब की मैं वैल्यू आपको बताऊंगा और उस वैल्यू के हिसाब से हम अपनी डाइट को प्लान कर सकते हैं। तो 2000 किलो कैलोरी, जैसे 100 ग्राम हमने रागी ले लिया, 100 ग्राम हमने गेहूं की रोटी ले ली, है ना, तो हर किसी की पोषणिक मान्यता होती है। ठीक है, तो इससे हमें इतनी एनर्जी मिल गई। हमने 1 गिलास दूध पिया, 1 गिलास दूध की वैल्यू होती है 200 ml, उससे हमें जैसे 100 किलो कैलोरी मिलती है। ठीक है, उसके बाद हमने 4 बिस्किट लिए, बिस्किट के पैकेट के पीछे उसकी कैलोरिक वैल्यू लिख रखी है। तो जैसे 50 ग्राम का पैकेट है, 50 ग्राम में जैसे 100 किलो कैलोरी मिलती है, तो हमने 4 बिस्किट लिए जिसमें 20 ग्राम उस बिस्किट का वजन हुआ, तो भाई 50 ग्राम के हिसाब से 100 है, तो 20 के हिसाब से जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो हम हमारे डाइट प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम टोटल हमारा जो मेन्यू प्लान है वो बना सकते हैं। वो आने वाली क्लासेस में हम मेन्यू प्लान भी आपको बनाकर बताएंगे। इससे रिलेटेड भी जो है वो क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पर अराइज करते हैं। अब हम बात करते हैं दालों के बारे में, जिसको हम कहते हैं पल्सेस। तो दालों में जैसे क्या है, मूंग, ग्रीन ग्राम, बंगाल ग्राम जिसको चना कहते हैं, अरहर हो गया, उड़द हो गया, मसूर हो गया, सोयाबीन हो गया, है ना,
मटर हो गया, केसरी दाल हो गया, ये दालें भारतीय समाज में सामान्यतः प्रयोग में ली जाती हैं, है ना। और दाल प्रोटीन का मुख्य स्रोतों में शामिल है। जो डायरेक्ट प्रोटीन नहीं लेते हैं तो दालों में तो उनको कम से कम प्रोटीन मिल ही जाता है। तो दालों में प्रोटीन 20 से 25% मिलता है और भारतीय समाज में सामान्य तरीके से दाल तो है जो है वो प्रीफर होती ही है और 60% इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्राप्त होता है, जो गेहूं में पाए जाने वाली प्रोटीन से दुगुना और चावल में पाई जाने वाली प्रोटीन से तिगुना जो है वो होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कि भाई जो गेहूं में पाए जाने वाली प्रोटीन से दाल दुगुना प्रोटीन देती है और चावल में जो प्रोटीन पाया जाता है उससे 3 गुना जो है वो प्रोटीन हमको मिलता है। सोयाबीन में 40% तक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का सबसे बेस्ट स्रोत माना जाता है सोयाबीन। अगर हम सोयाबीन को बॉईल करके अगर या फ्राई करके हम मॉर्निंग में अगर ब्रेकफास्ट के रूप में लेते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन रिसोर्सेज हमको सोयाबीन से मिल सकता है। और दालों की जो प्रोटीन जंतु स्रोत की प्रोटीन से उसकी गुणवत्ता में कमज़ोर होती है, क्योंकि उसमें हमने देखा है कि जो जंतु स्रोत होते हैं उसमें मैक्सिमम जो एमिनो एसिड्स हैं एसेंशियल, ठीक है, वो इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दालों में कुछ एसेंशियल जो एमिनो एसिड्स होते हैं उसकी कमी रहती है, इसलिए इसको सेकंड क्लास प्रोटीन भी कहा गया, जो प्रोटीन में हमने पढ़ा था। तो दालों की प्रोटीन में लाइसिन अधिक होता है ना। ये ध्यान रख लेना एक बात है कि दालों के प्रोटीन में कौन सा तत्व ज़्यादा होता है, इसलिए इसे गेहूं के साथ खाने पर लाइसिन की कमी जो है वो उसकी पूर्ति हो जाती है। तो दालों में खनिज और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी प्रचुर मात्रा में हमको मिलते हैं। और अंकुरित दाल जो होती है ना, जैसे मूंग को हम अंकुरित करके खाएं, है ना, उसमें ऊपर से हम सुपरफिशियल स्पाइसेस वगैरह ऐड करके खाएं तो उसमें हमें विटामिन सी जो है वो मिलता है। और 100 ग्राम दाल से हमें 340 किलो कैलोरी हमें एनर्जी मिलती है। तो दालों को पुअर मैन मीट भी, मतलब मीट से तो ज़्यादा प्रोटीन हमको मिलता है ना। अब हर कोई व्यक्ति जो है वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है। दूसरी बात, ये जो महंगे प्रोडक्ट हैं प्रोटीन के वो उपलब्ध भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनके पास उतना पर्सनल वैल्यू नहीं है। तो वो सामान्य लोग क्या करेंगे, दालें खाएंगे। तो दाल से उनको अच्छा खासा जो प्रोटीन है वो उनके बॉडी के हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, इसीलिए इसको पुअर मैन मीट। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पुअर मैन मीट जो है उस किसे कहा जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन, मोटा अनाज, दालें, है ना, उसके बाद 2-3 वैल्यूज़ में मिलेट्स आ गया और गेहूं आ गया, अनाज आ गया, है ना। तो ऑप्शंस में आ सकता है। तो पुअर मैन मीट हमें किससे मिलता है भाई, किसको कहा जाता है, सॉरी, दालों को कहा जाता है। तो अब हमारे पास आगे कुछ सारणी है, वो सारणी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए आपके पास ये पूरी इंडेक्स जो है वो खुल गई होगी। तो पूरी इंडेक्स आप चाहो तो नोट कर सकते हो इसको। अब इसमें देखिए मूंग से हम शुरू करते हैं। तो भाई मूंग प्रति 100 ग्राम जो वैल्यू है उसमें 348 किलो कैलोरी मिलती है, जिसमें प्रोटीन की जो मात्रा है वो 24.5 होती है। फैट हमें मूंग दाल से 1.2 मिलता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो 59.9 ग्राम मिलता है। कैल्शियम 75 ग्राम, है ना। ये देखिए यहाँ पर वैल्यू लिख रखी है, एनर्जी किलो कैलोरी में है और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इनकी वैल्यू ग्राम में है। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो आयरन या फिर अपने मिनरल्स जो हैं उसको मिलीग्राम में यहाँ पर बताया गया। तो कैल्शियम मिलीग्राम में 75 मिलीग्राम, आयरन 3.9, थायमिन 0.47, विटामिन सी नहीं मिलता है क्योंकि दालों को हम फ्राई करते हैं ना, अंकुरित करने पर हमें मिल सकता है। कैरोटीन 0.21 माइक्रोग्राम में हमको मिलता है, मिलीग्राम से भी कम वैल्यू। सेम चना दाल अगर हम खाते हैं तो चने दाल से हमें एनर्जी 372 किलो कैलोरी मिलती है। प्रोटीन की अगर हम बात करें 20.8, वसा 5.6 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 59.8 ग्राम हमको मिलता है प्रति 100 ग्राम पर। कैल्शियम 56 मिलीग्राम, स्लो आयरन 5.9, थायमिन 0.48, विटामिन सी ज़रूर हमें चने दाल में देखने को मिलता है 3 मिलीग्राम और कैरोटीन जो है वो 0.18 हमको मिलता है। सेम अरहर की अगर हम बात करें तो अरहर से भी हमें जो एनर्जी है वो 335, प्रोटीन 22.3 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 1.7 और सॉरी वसा जो है वो 1.7, कार्बोहाइड्रेट 57.2, कैल्शियम 73, आयरन 2.7, थायमिन 0.45 और कैरोटीन की जो मात्रा है वो 0.19 माइक्रोग्राम हमको मिलता है। सेम उड़द की अगर हम बात करें 347 किलो कैलोरी एनर्जी इससे मिलती है हमें। प्रोटीन 24, वसा 1.4, कार्बोहाइड्रेट 59.6 ग्राम हमको मिलता है। मिनरल्स की अगर हम बात करें तो उसमें कैल्शियम 154 मिलीग्राम हमको मिलता है, लो आयरन 3.8, थायमिन 0.42 और कैरोटीन 0.20।
सोयाबीन जो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, इससे हमें एनर्जी, आप देख लीजिए इन सभी दालों में सोयाबीन की रिक्वायरमेंट या जो वैल्यू है किलो कैलोरी में वो सबसे ज़्यादा है, 432 किलो कैलोरी। प्रोटीन भी सबसे हाईएस्ट सोयाबीन ही दे रहा है 43.2, फैट भी 19.5 हमको मिलता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़रूर सोयाबीन में बाकी दालों से कम है, वो है 20.9। और कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम सबसे सेकंड मोस्ट में 200 मिलीग्राम हमें मिलता है। आयरन 6.7, थायमिन 0.73 मिलीग्राम, और कैरोटीन हमें सोयाबीन से नहीं मिलता है। अगर हम मटर की बात करें जो ड्राई पीस होते हैं ना, उससे हमें एनर्जी 315 किलो कैलोरी मिलती है। प्रोटीन 19.7 ग्राम, वसा 1.1, कार्बोहाइड्रेट 56.5 हमें इससे मिलता है। कैल्शियम 75 मिलीग्राम, लोहा 7.05 मिलीग्राम, थायमिन 0.47 मिलीग्राम और कैरोटीन 0.19 मिलीग्राम हमको मिलता है। साथ में राजमा है ना, राजमा को भी हम चावल के साथ में खाते हैं राजमा, तो राजमा से हमें एनर्जी जो मिलती है वो 346 किलो कैलोरी मिलती है। प्रोटीन 22.9, वसा 1.3, कार्बोहाइड्रेट 60.6, कैल्शियम 260, लोहा 5.1, और इसमें विटामिन सी और कैरोटीन की कमी होती है। तो इस तरीके से ये दालों का जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है ना, ये पौष्टिक मान जो हमारा जो मेन टॉपिक है ये है इसका पौष्टिक मान। तो हमें इस तरीके से हमारी डाइट में हमारी आवश्यकता के अनुसार इन चीज़ों को हम इंक्लूड कर सकते हैं हमारे बेटर बॉडी बिल्डिंग के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्जियों के बारे में। भाई सब्जियां जो है ना उनमें विटामिन ज़्यादा पाया जाता है, इस वजह से इसको हम प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं, क्योंकि इनमें अधिक मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो होते हैं। साथ में सब्जियों में पानी की मात्रा भी होती है, तो पानी की कमी भी पूरी होती है। और कुछ सब्जियां जैसे हरी मटर हो गया, सेम हो गया, इनको छोड़कर अधिकांश सब्जियों में एनर्जी और प्रोटीन की मात्रा कम होती है ना। तो हरी मटर और सेम को छोड़ दें तो उनमें प्रोटीन की मात्रा कम, बाकी जो हमारी सब्जियां उनमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। अब सब्जियों का भी जो है वो अलग कैटेगरीज यहाँ पर बना रखी है। अब हरे पत्तेदार सब्जियां जिसको हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी कहते हैं, तो पत्तियों का रंग जितना ज़्यादा हरा होगा उतना ही उसका पोषणिक मान ज़्यादा होगा। हमें ये ध्यान रखने की बात है कि हरे पत्तेदार सब्जियों में क्या क्या आता है, पालक हो गया, मेथी हो गई, ठीक है, चौलाई, धनिया है ना, पुदीना, पत्ता गोभी, मूली, सरसों, ये सारी हरे पत्तेदार सब्जियों में आती है। तो हरी पत्तियाँ कैरोटीन, कैरोटीन मतलब विटामिन ए है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के घटक में जैसे राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड, इवन विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हरे पत्तेदार सब्जियों में पाए जाते हैं। साथ में इसमें ऑक्सीलेट की अधिक मात्रा पाए जाने के कारण कैल्शियम और आयरन बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। ऑक्सीलेट क्या करता है, कैल्शियम और आयरन के डिपोजिशन को कम करता है ना। तो इसीलिए 100 ग्राम हरे पत्तेदार सब्जियों में हमें 25 से 50 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। हमने पहले ही बताया था कि भाई सब्जियों की जो मेनली रिक्वायरमेंट है वो विटामिन्स और मिनरल्स पर ज़्यादा आधारित है, और वाटर हमको मिलता है। यहाँ हमें प्रोटीन की मात्रा कम देखने को मिलेगी सब्जियों में, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है वो कम देखने को मिलेगी। तो एक वयस्क व्यक्ति को है ना प्रतिदिन 40 ग्राम हरे पत्तेदार सब्जियां खाने की रिकमेंडेशन किसने की है, ICMR ने। ICMR से रिलेटेड भी क्वेश्चंस फर्स्ट जो हमारा वीडियो था उसमें बने हुए हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ना, उन्होंने 40 ग्राम हरे पत्तेदार सब्जियां एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन खाने की अनुशंसा की है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक वयस्क व्यक्ति को भारत में हरे पत्तेदार सब्जियां कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन हो सकते हैं, 20, 30, 40, 50। तो ये ध्यान रखने लायक बात है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है रूट्स एंड ट्यूबर्स, जिसको हम कहते हैं हिंदी में कंद एवं मूल। ठीक है, तो कंद मूल में क्या क्या चीज़ें आती है आप लोगों को पता ही होगा। मूली, शलजम, गाजर, चुकंदर, ये मूल सब्जियां है ना। जबकि आलू, शकरकंद, अरबी, प्याज, ये क्या है, कंद है ना। इन सब्जियों में आलू और शकरकंद कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। आप लोगों को पता होगा कि इंडियन जो मेनली जो पीपल्स होते हैं वो फास्ट में आलू ज़्यादा खाते हैं, उनको भूख नहीं लगती। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से भाई साहब एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, तो हम वो नहीं। शकरकंद, उससे भी बहुत एनर्जी मिलती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की मेन रिसोर्सेज हैं। सामान्यतः कंदमूल सब्जियों में जो है ना वो प्रोटीन, वसा
या खनिज या विटामिन्स इनकी मात्रा कम होती है। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद स्वरूप कंदमूल में भी हैं जहाँ इन बातों को जो है वो डिनाई करते हैं, मतलब ये बातें इन पर लागू नहीं होती। जैसे गाजर, गाजर में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन बहुत पाया जाता है। आंखों की रोशनी के लिए गाजर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, रेटिनोल है ना, वो जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। तो आंखों की रोशनी, तो इससे हम रतौंधी रोग से बच सकते हैं। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम कंदमूल अपनी डाइट में लेने चाहिए। 40 ग्राम पहले वाला था, ये है 50 टू 60 ग्राम। हरे पत्तेदार सब्जियां 40 ग्राम थी और कंदमूल जो है वो 50 टू 60 ग्राम जो है वो लेने की अनुशंसा कर रखी है। अन्य सब्जियों में जैसे क्या क्या आते हैं, टमाटर हो गया, फूल गोभी हो गया, बैंगन हो गया, करेले हो गए, लौकी, भिंडी, कटहल, तोरई, परवल, ये अन्य सब्जियां आती है, ठीक है, जिसमें भोजन में विविधता आ जाती है। तो हम लोग, ऐसा तो है नहीं कि रोज़ एक ही सब्जी बनाए, आलू बनाए, है ना, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने टेस्ट को प्रिफर करने के लिए, टेस्ट को डिफ़र करने के लिए हम पर डे जो है वो अलग अलग सब्जियां बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, स्वाद में भी वृद्धि होती है और थोड़ा माइंड भी संतुष्ट रहता है कि हाँ आज हमने कुछ अलग खाया है। तो स्वाद में वृद्धि करके भोजन जो है वो प्रीतिकर बनाता है, मतलब मन को भाता है ना, अलग अलग सब्जियां। और बहुत सारे लोग इनमें से बहुत सारी सब्जियां नहीं भी खाते हैं। किसी का लौकी खाने, घर में लौकी खाना है ऐसा बना तो मुंह चढ़ गया, किसी को करेले से मुंह चढ़ गया, है ना, किसी को भिंडी नहीं भाती, किसी को कटहल नहीं भाती, है ना, सबका अपना अपना अलग अलग टेस्ट होता है। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, सब्जियों को अल्टरनेट करते हैं। बहुत सी सब्जियों में क्या होता है, मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर जो है वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो प्रतिदिन लगभग 60 टू 70 ग्राम अन्य सब्जियां भी हमें हमारे भोजन में शामिल करनी चाहिए। अब हम बात करें नट्स एंड ऑयल सीड्स के बारे में, है ना। इसमें क्या क्या है, बादाम, काजू, पिस्ता, मूंगफली, नारियल, सरसों, तिल, सूरजमुखी, बिनौला, ये सारी चीज़ें आती है ना। एक तो वो प्रोडक्ट जिनसे तेल निकलता है, ऑयल हम यूज़ करते ही हैं, है ना। तो कास्ट पर और तिलहन में अधिक मात्रा में वसा पाया जाता है और प्रोटीन की मात्रा इसमें कम होती है। लेकिन ये ऊर्जा का, फैट तो हमने देखा भाई सेकंड प्रायोरिटी में, जो एनर्जी का जो रिसोर्सेस है, कार्बोहाइड्रेट अगर हम नहीं लेते तो बाकी एनर्जी हमें फैट से मिल जाती है। और हमने ये भी पढ़ा था वसा में कि 1 ग्राम फैट से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से जस्ट दुगुना, है ना, 9 किलो कैलोरी हमको एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट इसमें कम पाया जाएगा और अन्य महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व होते हैं जैसे पोटेशियम हो गया, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, फास्फोरस और सेलेनियम भी इनमें पाए जाते हैं। ज़्यादातर काष्ठ फल कौन से, विशेष रूप से जैसे बादाम विटामिन ई का अच्छा स्रोत है ना। विटामिन बी जैसे बाइमिन, राइबोफ्लेविन या फॉलिक एसिड के भी उत्तम स्रोत। तो बादाम, काजू, पिस्ता आयरन के भी बहुत अच्छे स्रोत हैं। तो इनसे हमें विटामिन्स जो हैं, आयरन है और फॉलिक एसिड है, वो अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। 100 ग्राम पिस्ते में 14 ग्राम आयरन पाया जाता है। अगर हम 100 ग्राम पिस्ता खा जाए तो हमें आयरन की मात्रा 14 ग्राम। मूंगफली अगर हम देखें तो प्रोटीन का सबसे बढ़िया स्रोत है। मूंगफली का तेल भी हम घरों में यूज़ करते हैं, है ना, और मूंगफली हम साबुत भी खाते हैं, है ना, उसको रोस्ट करके भी खाते हैं। तो उसमें 25 से 30% हमको प्रोटीन जो है वो मूंगफली से मिलता है। तो ये हो गया हमारा काष्ठ फल और तिलहन। फिर हम बात करते हैं फलों की, है ना। फल विटामिन और खनिज के बेहतर स्रोत जो हैं वो होते, साथ साथ ये क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव फूड भी कहलाते हैं। जो हमारे शरीर को, अब जब विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, तो हमारी बॉडी की क्या कर रहे हैं, सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमें प्रोटीन और वसा की जो मात्रा है वो बहुत कम दिखेगी। तो फलों से ऊर्जा कम प्राप्त होती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की भी इनमें कमी होती है। लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जैसे केला और आम, इनमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, है ना, जब जैसे आईपीएल चलता है ना, या फिर फुटबॉल मैच के दौरान या कोई और स्पोर्ट्स में, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन ब्रेक के समय केला खाते हैं क्योंकि उनको कार्बोहाइड्रेट और इंस्टेंट एनर्जी भी देने का काम जो है वो ये करता है। अब फलों में विटामिन बी जो है वो अधिक मात्रा में होते हैं। जैसे अधिकांश जो फल हैं उसमें विटामिन सी, खट्टे फ्रूट जो होते हैं जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। अब देखो आम और पपीता, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम आ चुका है। आम और पपीता में कैरोटीन ज़्यादा पाया जाता है ना।
सोडियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम के भी अच्छे स्रोत फलों में हमको देखने को मिलते हैं। अब सीताफल अगर हम खाते हैं तो सीताफल में हमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम मिलता है। खजूर और किशमिश अगर हम खाते हैं तो उसमें कैल्शियम के साथ साथ हमें आयरन भी अच्छा मिलता है। केले में हमें मैग्नीशियम जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो फलों में एक तो क्या होता है, सेलुलोज होता है जो हमारे आंतों में मल उत्सर्जन में सहायक होता है। मतलब कॉन्स्टिपेशन की अगर शिकायत हो और अगर हम हमारी डाइट में फल फ्रूट्स ले रहे हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां ले रहे हैं या रफेज ले रहे हैं, सलाद वगैरह हम ले रहे हैं, तो कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना जो है वो कम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग जो सारणी है वो अलग अलग तरीके के जो डेटाज हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसे आंवला की अगर हम बात करें तो आंवला में हमें एनर्जी जो है वो 58, संतरे में हमें 48 किलो कैलोरी, सेब में 59, केले में 116। मतलब इन फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी देने का काम कर रहा है वो केला 116 है ना, प्रति 100 ग्राम में, है ना। पपीता 32, अमरूद 51, आम 74 और अंगूर में 71, प्रति 100 ग्राम में इतनी एनर्जी हमको मिलती है। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इनमें केले में जो है वो प्रोटीन पाया जाता है, 100 ग्राम में 1.2, बाकी आंवला 0.5, संतरा 0.7, एप्पल 0.2, केला 1.2, पपीता 0.6, अमरूद 0.9, आम 0.6, अंगूर 0.5, है ना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपके ये सारणी काम आएगी, क्योंकि इन सारणी में से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रति 100 ग्राम संतरे से कितनी एनर्जी हमको मिलती है। तो ये सारणी उस हिसाब से क्वेश्चंस के लिए काम की है ना। सभी मतलब सभी में कोई भी पॉइंट जो है एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग। अगर कोई ऐसा एग्जामिनर बैठा जिसके दिमाग में कैल्शियम फंस गया कि भाई मुझे एप्पल में 100 ग्राम में कितना कैल्शियम मिलता है, तो 10 मिलीग्राम हो गया, है ना। अब हम बात करते हैं फेट की, है ना। फेट स्पेशली हमने देखा है कि फलों में बहुत कम ही होता है। हाईएस्ट अगर हम देखें तो 0.5 एप्पल में होता है। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट केले में 27.2 मिलता है, बाकी आम में 13.7, 10.9, संतरे में, एप्पल में 13.4, सबसे कम पपीता में 7.2, अमरूद में 11.2, आम में 16.9 और अंगूर में 16। मतलब आप देख लो मैक्सिमम जो रेंज है वो 13 to 16 के बीच में। सिर्फ केला जो है वो हमें लगभग 28 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट प्रति 100 ग्राम फ्रूट्स में दे रहा है। कैल्शियम की बात करें तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम हमें आंवला से मिल रहा है 50 मिलीग्राम, उसके बाद हम देखें संतरे में मिल रहा है, और उसके बाद अगर हम देखें तो अंगूर में हमें मिल रहा है। आयरन की अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा हमें आयरन जो है वो किससे मिल रहा है, 1.3 आम से हमें आयरन मिलता है, उसके बाद आंवला। बाकी सारी जो रेंज है वो 0.3 से 0.6 के बीच में है। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी 600 मिलीग्राम हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर सारणी में। अमरूद में 212 जो है मिलीग्राम हमको मिलता है, बाकी संतरा में 68, और बाकी जो रिमेनिंग सेब है, केला है, आम है, अंगूर है, उसमें 1 to लेकर 16 तक की रेंजेस जो है वो प्रति 100 ग्राम में दे रखी है। कैरोटीन की अगर हम बात करें, है ना, तो कैरोटीन जो है, कैरोटीन के अंदर देखिए माइक्रोग्राम में यहाँ पर दे रखा है कि भाई सबसे ज़्यादा संतरे में कैरोटीन पाया जाता है, 2240 माइक्रोग्राम कैरोटीन मिलता है ना। उसके बाद पपीता देख लो, 2740 माइक्रोग्राम हमें पर 100 ग्राम पपीता में मिलता है। अंगूर में लगभग 2200, आम में 2210 जो है वो माइक्रोग्राम मिलता है। बाकी केले में 124 माइक्रोग्राम और आंवला में 9 माइक्रोग्राम मिलता है, और एप्पल और अमरूद में हमें कैरोटीन जो है वो नहीं दिखाई दिया, यहाँ पर नहीं मिलता है। अब एनिमल फूड्स के बारे में हम बात करें तो एनिमल फूड्स के बारे में हम लगभग जितने भी हमने रिसोर्सेज पढ़े हैं उन रिसोर्सेज में यहाँ पर बता रखा है कि इसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, है ना, तो दूध और डेयरी के प्रोडक्ट जितने, दही हो गया, छाछ हो गई, है ना, उसके बाद लस्सी हो गई, पनीर हो गया, मांस, मछली, अंडे, ये शामिल किए जाते हैं। तो जंतु उद्गम के खाद्य पदार्थों में लगभग सभी एसेंशियल एमिनो एसिड, इसलिए इसको फर्स्ट लाइन जो है ना हाई गुणवत्ता, हाई क्वालिटी वाली विटामिन के रिसोर्सेज भी कहा जाता है। और उसमें वसा के साथ विटामिन, जिसमें वसा में घुलनशील और खनिज उपलब्ध होते हैं। विटामिन B12 केवल जंतु पदार्थों में, मतलब सर्वाधिक दूध में पाया जाता है, और दूध से बने
जो मिल्क प्रोडक्ट हैं। तो दूध जो है वो सभी भोज्य पदार्थ में संपूर्ण एवं सर्वोत्तम आहार माना गया है। इसीलिए जन्म से लेकर 6 महीने तक मेडिकल साइंसेस ये प्रीफर करती है उस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही उसके लिए पर्याप्त होता है। क्यों? दूध के प्रोटीन में सभी आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं और दूध में मुख्यतः केसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है और अन्य प्रोटीन में लैक्टोएल्बुमिन, लैक्टोग्लोबुलिन प्रोटीन भी पाई जाती है। और दूध में लगभग 3.4 से 8.8% तक फैट भी पाई जाती है। अब ये फैट अलग अलग प्रोडक्ट में, जैसे मानव दूध, माँ का दूध है उसमें 3.4% और गाय का दूध है उसमें 4.4% और अगर भैंस का दूध है तो उसमें 8.8% जो है वो फैट पाई जाएगी। दूध में विटामिन सी के अलावा बाकी सारी विटामिन जो है वो पाए जाते हैं और मिनरल्स में जैसे कैल्शियम मिलेगा, हड्डियों को मजबूत करता है, फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयोडीन और कॉपर भी पाए जाते हैं। दूध में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में, लेकिन आयरन बहुत कम मात्रा में जो है वो पाया जाता है। तो दूध से निर्मित अनेक पदार्थ जैसे संपूर्ण दूध हो गया, ड्राई जो पाउडर होता है वो हो गया, मलाईदार स्किम्ड मिल्क हो गया, है ना, या मजवर निकाला हुआ दूध, या मक्खन, दही, मावा, पनीर, आइसक्रीम, इनका भी प्रचलन है। तो हम कुछ भी प्रीफर कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोटीन का अच्छा रिसोर्सेज होती है, विटामिन्स भी इसमें हमको मिलते हैं। उसके बाद जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए मांस, मछली, अंडे, तो मांस भी प्रोटीन का बहुत है ना। अब ये रिच मैन है ना, जैसे हमने दालों को पुअर मैन मीट कहा था ना, इसको हम क्या कहेंगे? रिच मैन मीट कहेंगे, है ना, इसको हम रिच मैन मीट कहेंगे। मांस से 15 to 20% प्रोटीन पाया जाता है और 10 to 20% फैट जो है वो पाया जाता है। मांस में आवश्यक एमिनो एसिड भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और मांस से निकलने वाली एनर्जी फैट के अंश पर निर्भर करती है। मांस में अच्छी मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है और थोड़ी मात्रा में विटामिन ए और सी भी होती है और इससे आयरन और फास्फोरस तो हमें अच्छी मात्रा में मिलते हैं, लेकिन कैल्शियम भी एक सामान्य मात्रा में हमको मिल जाता है। अब मछली प्रोटीन का सबसे भरपूर, जिसमें 15 to 25% मछली में प्रोटीन मिलता है, जिसका आसानी से हम पाचन भी कर सकते हैं और इसमें जो एसेंशियल एमिनो एसिड हैं वो भी हमें आसानी से प्रोवाइड होते हैं। मछली की जो फैट में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है ना, और विटामिन ए तथा डी भी पाया जाता है और ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो हमारी बॉडी के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक भी है। अब मछली के लीवर के तेल में विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है और मछली की जो हड्डियाँ होती हैं उनमें मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस जो है वो भी पाया जाता है। अंडे में कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी के अतिरिक्त लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स पाया जाएगा। अंडा लगभग 22% शेल, 58% जो एग वाइट होता है और 30% अंडे का जो पीला पार्ट, एग योक, उससे बना हुआ होता है। तो उसमें हमें 12 से 14% प्रोटीन और कुछ एसेंशियल एमिनो एसिड जो हैं, कुछ क्या मतलब लगभग सभी कवर अप जो होते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड, वो अंडे में हमें देखने को मिलते हैं। तो अंडा बेसिकली प्रोटीन का सबसे बेस्ट रिसोर्सेज है, जिसमें उबला अंडा कच्चे अंडे की उपेक्षा अधिक पोषक माना जाता है क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बॉयल होकर जम जाते हैं। तो वो हमारे प्रोटीन के लिए बहुत शरीर के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा अच्छी तरीके से करते हैं। फिर है फैट, है ना, वसा या चर्बी जो कमरे के तापमान पर, फैट किसको बोलते हैं? जो रूम टेम्परेचर के बेस पर लिक्विड स्टेट में होते हैं, द्रव्य अवस्था में होते हैं, उसको ऑयल कहते हैं। तो वसा एवं तेल किस काम में आता है? खाना पकाने में। जो हम फ्राइंग मेथड, भोजन के पकाने की जो विधियाँ जो फ्राई मेथड से हम करते हैं, तो वो जो है वो लिक्विड स्टेट में हो तो उसको ऑयल कहते हैं। अब इसमें हमने देखा था कि यह ऊर्जा और वसा में मतलब घुलनशील विटामिन, फैट सोल्यूबल के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं और इसमें एसेंशियल फैटी एसिड के निकृष्ट स्रोत भी होते हैं। अब 100 ग्राम घी और तेल से लगभग हमें 900 किलो कैलोरी एनर्जी, हमने देखा था भाई प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी 1 ग्राम से मिलती है। अब देखिए 100 ग्राम मतलब अगर 1 ग्राम घी और तेल हो तो हमें 9 किलो कैलोरी और 100 ग्राम हो तो 900 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट शक्कर एवं गुड़, है ना, गुड़, शुगर एंड जेगरी मेनली कार्बोहाइड्रेट के मुख्य रिसोर्सेस हैं जो हमें क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट, इट मीन्स एनर्जी का दूसरा नाम। भारत में शक्कर एवं गुड़ गन्ने से बनता है, पता है आपको? गन्ने के रस को जमा कर गुड़ बनता है, उसको और रिफाइन करके
जो है हम क्या बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं क्रिस्टलाइज। और गुड़ से हमें क्या प्राप्त होता है, आयरन, जो हमारे ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्लड बनाने के लिए। शहद भी कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। शहद को भोजन में टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं मिर्च मसाले, है ना। अब भारत तो भाई मसालों का तो प्रमुख देश है। पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे, ये यहाँ पर सबसे पहले मसालों की खोज में आए थे, है ना। तो मिर्च मसाले वास्तव में भोजन नहीं होते, परंतु इनको भोजन के सहायक तत्वों में माना जाता है, जो क्या करते हैं, स्वादिष्ट बनाकर भूख बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे कहीं नॉन वेजिटेरियन कोई खाना बन रहा है, उसमें पूरे खड़े मसाले डालते हैं, उसकी जो सुगंध है वो दूर दूर तक आती है। मैगी बन रही है, मैगी का मसाला डाल दिया अंदर, घर के बाहर तक खुशबू पता चल जाती है ये बन रहा है। तो ये क्या करते हैं भाई, भूख को बढ़ाने का काम करते हैं। अब मसालों में क्या क्या है, हींग, इलायची, अदरक, इमली, लींग, लौंग, केसर, दालचीनी, लहसुन, सौंफ, अजवाइन, राई, पेथी, कलौंजी, जायफल, जीरा, हल्दी, काली मिर्च, साधारण नमक, धनिया, पुदीना, लगभग ये सभी प्रकार के मसाले आ गए। तो मसालों के अत्यधिक उपयोग, अब इनका ज़्यादा उपयोग भी नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, हमारी जो स्टोमक की, पेट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें अल्सर फॉर्म हो जाएंगे, या उसमें सूजन, इन्फ्लामेशन हो जाएंगे, और धीरे धीरे उसमें पेप्टिक अल्सर बनने लग जाएंगे। तो फिर खाने के पचाने में और उसके एब्जॉर्प्शन में समस्या आ जाएगी, और हमें जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। इसलिए मिर्च मसाले जितना हमारी कैपेसिटी हो उतना ही हमको लेना है। अब मिससेलिनियस फूड, विविध प्रकार के भोजन। तो आहार में हम क्या करते हैं, पेय पदार्थ जो होते हैं उनको भी यहाँ पर शामिल करते हैं, ठीक है। तो ये भी जीवन के लिए आवश्यक है भाई, खाना और पीना दोनों एक साथ बोला जाता है। तो खाने के साथ हम यहाँ पर पीने के जो चीज़ें हैं उसको भी ऐड किया गया, जैसे कॉफ़ी, चाय, कोका। तो कॉफ़ी और चाय में कैफीन पाई जाती है, और ये हमारे तंत्रिका तंत्र को उद्दीपक करती है। बहुत सारे लोगों को चाय कॉफ़ी की बहुत आदत पड़ जाती है, नियमित समय पर नहीं मिले तो दिमाग में एक अलग ही दर्द होता है ना। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सुरूर होता है, कॉफ़ी पी लेते हैं। पढ़ने वाले बच्चे रात को कॉफ़ी चाय पीते हैं ताकि नींद नहीं आए। तो ये क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो चाय एवं कॉफ़ी का पोषणीय मान उसमें डाले गए दूध और शक्कर उससे मिलता है। और कोका भी चाय और कॉफ़ी के समान ही एक उत्तेजक पेय पदार्थ है। उत्तेजक पेय पदार्थ मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है ना, जो हमें एनर्जी देने का काम और हमारी तंत्रिका सिस्टम को जगाने का काम करते हैं। अब इसमें कुछ सॉफ्ट ड्रिंक भी आती है, ठीक है, हल्के पेय पदार्थ जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनाइज ड्रिंक्स होती हैं, जिसमें शक्कर है, सिट्रिक, टॉर्टरिक एसिड, रंग एवं गंध का मिश्रण पाया जाता है ना। इसको एडिटेड वाटर, लेमन वाटर, पेप्सी, कोला पिया होगा आप लोगों ने, फ्रूट जूस, शक्तिवर्धक पेय, एनर्जी ड्रिंक जैसे रेड बुल का नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा आदि, ये सब मृदु पेय होते हैं। फलों के रस में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित नहीं होती है, और संतरे के रस में विटामिन सी और आम के रस में विटामिन ए जो है वो पाया जाता है। उसके बाद अल्कोहलिक बेवरेजेस, मादक पेय पदार्थ जैसे वाइन, बियर, रम, जिन, विस्की, ब्रांडी, ये पेय पदार्थ हैं। इनका अधिकांश आहार के रूप में कोई उपयोग नहीं है, लेकिन ये पेय पदार्थ की कैटेगरी थी इसलिए इसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। कम मात्रा में मादक द्रव्य पीने से आमाशय स्राव उत्तेजित होते हैं, और ये अवशोषण के बाद एनर्जी देने का काम करते हैं। पर सुनना, बहुत सारे लोग इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली ना ले लें कि भाई सर ने बोला है तो हम ये पी लेते हैं, वाइन पी लेते हैं, बियर पी लेते हैं, उससे मादक द्रव्य पीने से आमाशयी रस, बहुत लोग बोलते हैं हमें पीने के बाद ज़्यादा भूख लगती है। क्यों लगेगी भाई, जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो ज़्यादा सीक्रेट होंगे, ज़्यादा सीक्रेट होंगे तो भूख ज़्यादा लगेगी। लेकिन ये हमारे स्नायुविक तंतुओं को, नर्व फाइबर्स को, तंत्रिका तंत्र को शिथिल करता है ना। इसीलिए व्यक्ति जो है उनको कुछ होश नहीं रहता पीने के बाद, है ना। तो वो तंत्रिका तंत्र से कनेक्शन जो है वो कट जाता है, इस वजह से चलने फिरने में, बोलने में लड़खड़ाहट जो है वो आती है। उसके बाद हम बात करते हैं सिरका, विनेगर। बहुत बार हम जैसे अचार वगैरह बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, उसमें सिरका यूज़ करते हैं। सिरका प्राकृतिक रूप से क्या होता है, सिरका फल
माल्ट और मोलेस के खमीन फर्मेंटेशन, उनको सड़ा कर जो है वो बनाया जाता है, जिसमें 3.7% एसिटिक एसिड होता है। और कृत्रिम सिरका को हानिकारक रहित करने के लिए इसमें तो तांबा, सीसा या आर्सेनिक खनिज से मुक्त किया जाता है, और इसके पात्र को स्पेशली सिंथेटिक का लेवल जो है वो लगा हुआ होता है। तो ये सिरका हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो आज का स्पेशली जो टॉपिक था वो इस ओरिएंटेड था कि भाई इन सारी चीज़ों की जो हमने न्यूट्रिशन के अंतर्गत जितने भी पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा है, चाहे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, तो इनके रिसोर्सेज के बारे में भी हमने पढ़ा। अब जब हम रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इन रिसोर्सेज की वैल्यू क्या है, कि कितना ग्राम ये लेने से हमें कितना क्या क्या मिलेगा, कौन सी चीज़ कौन से विटामिन्स के अच्छे रिसोर्सेज में आती है, ताकि हम जब हमारा डाइट प्लान करें तो हमें ये पता हो कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो उससे हमारा पौष्टिक मान जो है वो बढ़ने वाला है। तो आई होप कि आप लोगों को जो आज का टॉपिक है वो समझ में आया होगा। हमारे जो आगे आने वाले टॉपिक हैं उसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो एएनएम कर रहे हैं या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन जीएनएम में भी न्यूट्रिशन है, वो लोग भी जो हैं वो ये टॉपिक के बारे में वीडियो पर बहुत सारा जो नॉलेज है, बहुत सारे जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर उठाए हैं, क्वेश्चन बनाकर बताए हैं, उनको आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट वीडियोस में और भी अच्छे जो टॉपिक्स हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड, जैसे बैलेंस डाइट, वो हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।